हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 मतलब वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी को डिस्कस करने वाले हैं। एक अच्छा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है और इस बार इस चैप्टर में से कोई बड़ा सवाल मतलब 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये हमारे लिए एक बेनिफिट की बात है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि लास्ट ईयर इस चैप्टर में से क्या पूछा गया था। लास्ट ईयर इस चैप्टर में से मतलब 2023 में इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू आया था और वो एमसीक्यू आया था बच्चों कलांतर और पथांतर से रिलेशन का, है ना। कलांतर आप सभी को पता है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, इन दोनों में एक रिलेशन है। उससे एक क्वेश्चन आया था, जहां तक मेरे को पता है 4 पाई जो कलांतर है, फेज डिफरेंस है, उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा ये पूछा था। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला भी है, आपको पता होना चाहिए कि पथांतर डेल एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू कलांतर। कलांतर को बोलते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है, कलांतर को फेज डिफरेंस बोलते हैं। और ये डेल एक्स पथांतर है बच्चों, है ना, पाथ डिफरेंस है। तो ये एक अच्छा पैटर्न है, ये फॉर्मूला भी अच्छा है, याद रख लीजिएगा। पथांतर इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू कलांतर होता है। चलिए फिर इस चैप्टर में से दूसरा सवाल जो आपके पास में आया था वो एक सिंगल मार्क का क्वेश्चन था फ्रेनल दूरी के बारे में, जो इस बार नहीं है, तो छोड़ो उस चीज को। तो ठीक है, फ्रेनल दूरी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसका अब हमारे से कोई लेना देना नहीं है, छोड़िए। फिर तीसरा क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आया था और ये सवाल था व्यतिकरण पर, इंटरफेरेंस पर। ठीक है, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना था, डेराइव करना था। इसका डेरिवेशन आया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर वाली बात है। अगर ये सारी चीजें लास्ट ईयर आ रही हैं तो मैं इस चीज को एक बार के लिए कैंसिल कर रहा हूं कि इस बार वाले पार्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर में से हमें क्या पढ़ना है, तो अब देखते हैं ब्लूप्रिंट। इस बार ब्लूप्रिंट में एक एमसीक्यू है बच्चों आधे नंबर का और एक फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके लिए मतलब एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए मैं इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक शेयर कर दूंगा, जहां से आपकी ये दोनों चीजें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। फिर इसके बाद में एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, एक लाइन का सिंगल मार्क का क्वेश्चन आएगा और इसी के साथ में एक 1.5 नंबर का, सॉरी 2 1.5 नंबर के 1.5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए टोटल मार्क्स हो जाते हैं 5। ठीक है, अब यहां पर ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना 1.5 नंबर वाला, इसमें एक न्यूमेरिकल फिक्स है, इसमें एक न्यूमेरिकल फिक्स है। तो मैं आपको कहूंगा इस चैप्टर में जितने फॉर्मूलाज है, मुश्किल से 6 फॉर्मूला है, तो प्लीज वो 6 फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लो, आपका क्वेश्चन सीधा सटीक आने वाला है ना। चलो तो उसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। इस चैप्टर में से सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे मैंने 5-6 सवाल लिखे हैं, उनमें से पहला सवाल देखिए, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। 1 नंबर के मार्क के लिए व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, है ना। 2 से 3 कंडीशन मिनिमम हमेशा याद रख के ही रखो कि क्या होना चाहिए, कलांतर जो होता है वो नियत होना चाहिए, पथांतर नियत होना चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, है ना, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। विवर्तन की आवश्यक शर्त अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन अच्छा पॉइंट है बच्चों, है ना। आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो स्लिट की चौड़ाई की तुलनीय होनी चाहिए, उसी की कोटि की होनी चाहिए। चलिए फिर तीसरा, व्यतिकरण के हेतु तीव्रता वक्र और विवर्तन हेतु तीव्रता वक्र, मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो आपकी बुक में दे रखा है, कुछ आपने देख रखा होगा। व्यतिकरण के लिए मतलब इंटरफेरेंस के लिए कुछ इस तरीके का बना हुआ होगा और डिफ्रैक्शन के लिए कुछ इस तरीके का बना हुआ होगा। ऐसा याद आ रहा है,
ठीक है, तो ये वाला जो विवर्तन कर्व है वो प्लीज ध्यान में रखिएगा, इस बार अच्छा सवाल बन सकता है यहां से। फिर लास्ट के 2 सवाल, मेलस का नियम I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा या I इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लीज अच्छे से ध्यान से रख लीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा, आ सकता है ये सवाल। फिर तरंगाग्र की परिभाषा, तरंगाग्र की परिभाषा के अंदर वो कंडीशन ध्यान में रखना, तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य कलांतर 0 होता है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, तो ये अच्छा सवाल बन सकता है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर जो थ्योरेटिकल, देखो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, इनमें से एक थ्योरेटिकल पोर्शन का आएगा जो कि एक छोटा सा डेरिवेशन हो सकता है और एक न्यूमेरिकल आएगा। मैं थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बता रहा हूं, हाइगेन का तरंग सिद्धांत द्वारा परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स वेव थ्योरी। बस ये हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है ना, वेव थ्योरी ऑफ हाइगेन, प्लीज इसे याद रख लीजिएगा, आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो यहीं से आने वाला है। और न्यूमेरिकल के लिए मैंने 2 न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से एक यंग वाले से है ना, मतलब आपका जो फॉर्मेट है कौन सा, फ्रिंज चौड़ाई वाला। फ्रिंज चौड़ाई आप सभी को पता है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी होती है। फिर चतुर्थ फ्रिंज, चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के लिए हम बोलते हैं एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, पोजीशन यही होती है। इस वाले पोर्शन से ये न्यूमेरिकल है, आपकी बुक में पीछे की तरफ न्यूमेरिकल है ये, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, बढ़िया सवाल है। और 10.5 और 10.4 ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया हैं। अगर आपको लगता है कि ये न्यूमेरिकल मेरे को सॉल्व करवाने चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा, नहीं तो मुझे लगता है कि आपने सॉल्व कर ही लिए होंगे। एक और मैं आपको बोलूँगा कि माध्यम का प्रभाव प्लीज़ याद रख लीजिएगा, है ना। फ्रिंज चौड़ाई किसी माध्यम में होती है, फ्रिंज चौड़ाई निर्वात में, वैक्यूम में डिवाइडेड बाय माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। ये थोड़ा सा प्लीज ध्यान में रख लीजिएगा कि माध्यम में फ्रिंज चौड़ाई हमेशा घटती ही घटती है, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने वैसे इसका शॉर्ट वीडियो बना दिया था, इसलिए ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। चलो, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिए, ये आपके ऊपर है। चलो, हैव अ गुड डे, टेक केयर।